नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जय भारत ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम इतिहास की चर्चा कर रहे थे और कल हम पढ़ रहे थे बंगाल के गवर्नर जनरल, उसमें कार्नवालिस के बारे में हमने देखा था कि कार्नवालिस को जब भेजा गया तो उसे 3 कार्य दिए गए कि उसे भू राजस्व प्रणाली में सुधार करना, उसे न्यायिक प्रणाली में सुधार करना है और उसे प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार करना। लेकिन कार्नवालिस ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि मेरे अकॉर्डिंग कुछ परिस्थितियां होनी चाहिए। उसी के तहत कार्नवालिस के लिए 1786 का एक्ट लाया गया। कल हमने 1786 के एक्ट की बात करी थी कि 1786 का जो एक्ट था वो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया उसमें सुधार के लिए लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और पिट्स इंडिया एक्ट में सुधार के लिए कौन सा, तो 1786 का अधिनियम आया। कार्नवालिस उसमें चाहते थे कि सेनापति की शक्तियां जो थी, परिषद में एक सदस्य को सेनापति बनाया गया जिसको परिषद की कुछ शक्तियां दी गई थी, तो कार्नवालिस चाहते थे कि वो शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी जाए, यानी कि कार्नवालिस को दे दी जाए, और वो शक्तियां कार्नवालिस को दे दी गई। और कार्नवालिस चाहते थे कि जो परिषद में बहुमत से निर्णय होता है उस परिषद को किसके कंट्रोल में कर दिया जाए, गवर्नर जनरल के, कि अति आवश्यकता की परिस्थिति में या विशेष परिस्थिति में वो निर्णय को रद्द कर सकता है या अपने निर्णय लागू कर सकता है। ये चीज भी मान ली। इसके बाद कार्नवालिस ने अपना कार्य शुरू किया। सबसे पहले भू राजस्व प्रणाली में सुधार देखा हमने, स्थायी बंदोबस्त। उसने जमींदार को भूमि का वास्तविक स्वामी मान लिया गया, यानी कि जॉन सोर की सलाह को मानी। और आगे क्या किया, तो 1790 में 10 साल प्रणाली लागू करी और 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था कार्नवालिस ने। और फिर हम बाद में हमने न्यायिक सुधार की बात करी थी। न्यायिक सुधार में हम 3 चीजें देख रहे थे कि हम देख रहे थे न्यायिक सुधार, क्या देख रहे थे, न्यायिक सुधार। और न्यायिक सुधार में न्यायिक मामले 2 प्रकार के होते हैं, हमने देखे थे। एक होते हैं दीवानी, कौन सा होता था, दीवानी। और एक होते थे फौजदारी, कौन से होते थे, फौजदारी। ये चीज हमने देख ली थी। एक मामले दीवानी होते हैं, एक फौजदारी होते हैं। अब दीवानी मामलों में भी 2 चीजें हमने देखी थी। दीवानी मामलों में 2 कार्य होते हैं, एक तो कर संग्रहण से संबंधित लगान तय करना और लगान वसूलना। एक होता है कि दीवानी विवाद पर न्याय का कार्य। किस पर, दीवानी विवाद पर न्याय का कार्य, दीवानी विवाद पर न्याय का कार्य। तो ये दोनों चीजें हमने देख ली थी कि हमने देखा कि जो कर संग्रहण का कार्य था वो कलेक्टर को दे दिया गया, किसको, कलेक्टर को। और यहाँ पर दीवानी मामलों पर विवाद जो होते हैं उन पर न्याय के कार्य के लिए न्यायालयों की एक श्रृंखला बनाई गई, सीरीज बनाई गई, जो हमने देखी थी। सबसे पहले मुंसिफ, उससे ऊपर रजिस्ट्रार, उससे ऊपर जिला दीवानी, उससे ऊपर प्रांतीय दीवानी, उससे ऊपर सदर दीवानी और सबसे ऊपर प्रिवी काउंसिल लंदन में। ठीक है ना। 50 रुपए तक के मामले, 100 रुपए तक के मामले, 200 रुपए तक के मामले, 1000 रुपए तक के, 5000 रुपए तक के, उससे ऊपर के लंदन के। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। हमने देखा कि 4 प्रांतीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, ठीक है ना, ढाका में, मुर्शिदाबाद में, कलकत्ता में, पटना में। तो ये चीजें हम देख चुके थे। अब हमें बात करनी थी फौजदारी मामलों की। यह हमारी बात रुकी हुई थी, यहां तक की चर्चा हमने कर ली थी। अब हमें किसकी बात करनी है, फौजदारी मामलों की। दोस्तों, हमने देखा था कि फौजदारी मामले पहले किसके पास में थे, भारतीय के पास में। यानी पहले फौजदारी मामलों पर न्याय का कार्य भारतीय ही कर रहे थे। जो काजी होते थे, जो पंडित होते थे, वही न्याय का कार्य कर रहे थे। लेकिन वारेन हेस्टिंग के समय भी वही प्रथा प्रचलित थी। वारेन हेस्टिंग ने कोई चेंज नहीं किया था, लेकिन कार्नवालिस ने भारतीयों से छीन लिए और ये अधिकार अंग्रेजों के अधीन में या यूरोपियन के अधीन में दे दिए, यानी कि अपने अधीन ले लिए। अब कार्नवालिस ने फौजदारी मामले भी भारतीयों से छीन लिए। ठीक है, अब देखिए फौजदारी मामलों की बात कर लेते हैं हम। क्या है फौजदारी मामले, तो फौजदारी बात किसकी कर रहे हैं हम, कार्नवालिस की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अब बात हम कर रहे हैं कार्नवालिस की। गवर्नर जनरल है कार्नवालिस। कब से कब तक, काल देखा था हमने 1786 से 93। अब कार्नवालिस की हम बात कर रहे हैं फौजदारी मामले। पहले भारतीयों के पास में थे। पहली बात तो आप ध्यान रखेंगे कि भारतीयों से छीनकर
छीनकर यूरोपियन के हाथों में दे दिए। ठीक है ना। और ये प्रश्न पूछा हुआ है कि किस गवर्नर जनरल ने जो फौजदारी मामले हैं वो भारतीयों से छीनकर यूरोपियन को दिए थे। ठीक है ना। तो आप बताएंगे कौन था? कॉर्नवालिस। ठीक है। अब कैसे न्याय का कार्य होगा फौजदारी मामलों पर? तो इसके लिए इसने 4 भ्रमणशील कोर्ट की स्थापना करी। 4 भ्रमणशील कोर्ट या न्यायालय, जिसे आप सर्किट कोर्ट भी कहते हैं। सर्किट कोर्ट। 4 भ्रमणशील कोर्ट की स्थापना करी। अब बोले भ्रमणशील कोर्ट कितने हैं? तो 4 है। कितने हैं? 4। और अब बोलेगा कि भ्रमणशील कोर्ट होते क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, भ्रमण, घूमने वाले, भ्रमण करने वाले। यानी कि पहले आपने न्याय व्यवस्था देखी थी कि पिछले जमाने में कहीं भी एक पेड़ के नीचे बैठकर, चबूतरे पर बैठकर न्याय का कार्य करने लग जाते थे। वही सिस्टम है यहाँ पर। ठीक है ना। 4 भ्रमणशील कोर्ट है जो कहीं भी पेड़ के नीचे या कहीं भी किसी भी गांव में बैठकर न्याय कर सकते हैं। तो ऐसे 4 भ्रमणशील कोर्ट की स्थापना किसने कर दी? कॉर्नवालिस ने, फौजदारी मामलों पर न्याय के लिए। फौजदारी मामले मतलब कोई विवाद, लड़ाई झगड़े संबंधी जो भी मामले हैं, या दीवानी मामलों के अलावा जो भी मामले हैं, राजस्व के अलावा जो भी मामले हैं, सारे फौजदारी मामलों में आएंगे। ठीक है ना। अब देखिए 4 भ्रमणशील कोर्ट में 3 तो थे, 3 जो थे वो थे बंगाल में, और इसमें से एक भ्रमणशील कोर्ट जो था वो कहां पे था? तो वो था बिहार में, सर्किट कोर्ट। ठीक है। तो ये सिस्टम अपना लिया किसने? कॉर्नवालिस ने, फौजदारी मामलों पर न्याय के लिए। लेकिन अब चेंज क्या आया, इसके परिणाम क्या निकले वो देखिए कि क्वेश्चन कहां से बनते हैं। पहला, हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों के लिए एक कानून। ठीक है ना। पहला चेंज ये हुआ कि अब हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए एक काम है, एक कानून होगा। पहले हमने वारेन हेस्टिंग के काल में हमने क्या देखा था कि हिंदुओं के लिए न्याय का कार्य हिंदू विधि से हो रहा था, काजी कर रहे, सॉरी पंडित कर रहे थे। मुस्लिमों के लिए न्याय का कार्य मुस्लिम विधि से हो रहा था, काजी कर रहे थे, मुफ्ती कर रहे थे। तो पहले धर्म सापेक्ष था वारेन हेस्टिंग के समय कि धर्म के अनुसार न्याय हो रहा है, लेकिन इसने धर्म निरपेक्ष कर दिया। अब चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, दोनों के लिए एक ही विधि से न्याय का कार्य होगा, एक ही विधि से निर्णय लिया जाएगा। अब धर्म के आधार पर न्याय नहीं होगा। ठीक है। हिंदुओं ने इसे स्वीकार कर लिया, मुस्लिमों ने जरूर कुछ विवाद किए थे कि हम हमारे ईश्वरीय प्रदत्त कानून को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फिर बाद में उनके कानून में कुछ चेंज किए गए और दोनों के लिए एक कानून कर दिया गया। जैसे कि उनके एक रक्त मूल्य की परंपरा होती थी, उसको बंद कर दिया। ठीक है। जो धार्मिक गवाह की बाध्यता होती थी उसको बंद कर दिया। ऐसे कुछ चीजें की गई और मुस्लिमों के लिए और हिंदू के लिए एक कानून बनाया गया। ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि पहली बार धर्मनिरपेक्ष कानून अपनाया गया। धर्मनिरपेक्ष कानून या न्याय व्यवस्था अपनाई गई। ठीक है। कानून अपनाया गया, एक चीज ये कह सकते हैं। दूसरी, अब अंग्रेजों ने अपना कानून लागू किया, अपना, अंग्रेजों के अकॉर्डिंग, यानी कि पाश्चात्य संस्कृति का। तो आप कह सकते हैं कि आधुनिक व पाश्चात्य न्याय व्यवस्था। आधुनिक व पाश्चात्य न्याय व्यवस्था यानी कि जो ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था है, तो पहली बार आधुनिक व पाश्चात्य, यानी कि पहली बार पाश्चात्य न्याय व्यवस्था को या पाश्चात्य कानून व्यवस्था को अपनाने वाले गवर्नर कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? तो कॉर्नवालिस। ये कॉर्नवालिस ने चेंज किए, किसमें? इस फौजदारी मामलों में सुधार के लिए। यहां से प्रश्न पूछे हुए प्रश्न देख लें आप एक बार कि कौन कौन से प्रश्न बने हुए हैं। यहां से सबसे पहले ये प्रश्न बना हुआ है कि सबसे पहले कि फौजदारी मामले अंग्रेजों ने अपने हाथ में किस गवर्नर जनरल के समय लिए? कॉर्नवालिस के समय। ठीक है ना। भ्रमणशील कोर्ट के बारे में पूछा हुआ है कि कॉर्नवालिस के समय कितने भ्रमणशील कोर्ट की स्थापना हुई थी? 4, जिसमें से 3 बंगाल में, 1 बिहार में। और एक क्वेश्चन यहां से बना है कि भारत में
अंग्रेजों ने पहली बार धर्मनिरपेक्ष कानून कब अपनाया? तो कब अपनाया? कॉर्नवालिस के समय। हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए एक कानून है। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बने हैं बड़े बड़े एग्जामों में, जो आप लोग ध्यान रखेंगे। ये थे फौजदारी मामलों पर न्याय का कार्य। यानी कि हमने सबसे पहले भू राजस्व में सुधार देख लिया, और उसके बाद में हमने किसमें देख लिया? हमने न्याय व्यवस्था में सुधार देख लिया, दीवानी मामलों में, और किस पे? तो फौजदारी मामलों में भी। अब आगे की बात करते हैं हम। अब हमें बात करनी है प्रशासनिक सुधार की। किसकी? प्रशासनिक सुधार। प्रशासन में सुधार के लिए क्या कार्य किया? ठीक है, देखिए दोस्तों, कल हमने एक चीज देखी थी, न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए कॉर्नवालिस ने कौन से कोड की स्थापना करी थी? कॉर्नवालिस कोड की, जिसमें किस पर आधारित न्याय व्यवस्था थी? शक्ति पृथक्करण पर आधारित। अब आप ये बताइए कि कॉर्नवालिस कोड की स्थापना कब हुई थी? 1793। उसके आधार पर न्याय व्यवस्था थी। अब हम प्रशासनिक सुधार की बात करते हैं। देखिए, प्रशासन में 2 चीजें होती है। प्रशासन का कार्य क्या होता है? तो प्रशासन का कार्य 2 होता है। एक तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने का। किसको? जो कानून होते हैं, जो कानून जैसे कि पहले शासकों के कानून होते थे, राजा के जो नियम होते थे, उनको बनाए रखना, या अंग्रेजों के द्वारा जो नियम लागू किए जाएंगे उनको, कानून को बनाए रखना या उनको लागू करवाना। दूसरा होता है शांति व्यवस्था, उस क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखना, ठीक, शांति की स्थापना। ये 2 प्रमुख कार्य होते हैं प्रशासन के। अब देखिए कि ये दोनों कार्य पहले कौन कर रहे थे? तो पहले ये दोनों कार्य थे जमींदार के पास में। किसके पास में? जमींदार के पास में थे। पहले ये कार्य कौन कर रहे हैं? जमींदार। दोनों कार्य जमींदारी कर रहे हैं। अब अंग्रेजों ने ये कार्य छीन लिए। किससे छीन लिए? जमींदार से, कि जमींदार से ये कार्य छीन लिए। और क्या किया? तो इसने अलग अलग थाने बनाए। क्या बनाए? थाने बनाए। अब ये जो थाने बनाए, इसने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्या बनाए? थाने। और इन थानों में कौन होता था, या इन थानों का नियंत्रक कौन होता था? तो यहां पर होता था दरोगा। क्या होता था? दरोगा। यानी पहले जो है प्रशासन चलाने का कार्य, यानी प्रशासन यानी कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य, शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य किसको दिया गया था? जमींदार को। जमींदार पुराने समय से ये कार्य कर रहे थे, लेकिन कॉर्नवालिस ने ये कार्य जमींदारों से क्या किया? छीन लिए। कॉर्नवालिस सभी कार्य जो है भारतीयों से छीन लिया, और यूरोपियन ने अपने हाथों में, अंग्रेजों ने अपने हाथों में ये कानून ले लिए कॉर्नवालिस के समय, और अलग अलग क्षेत्रों में, छोटे छोटे क्षेत्रों में क्या बनाए गए? थाने। ठीक है, और थानों में किसको नियुक्त किया गया? दरोगा को, जिसे हम थानेदार के नाम से जानते हैं ना, उसको यूपी, बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र में दरोगा कहा जाता है। ठीक है ना, तो आप दरोगा कह सकते हो। और फिर बाद में ये दरोगा किसके नियंत्रण में होंगे? तो ये होंगे कि प्रत्येक जिले में एक पुलिस अधीक्षक बनाया गया। क्या बनाया गया? एसपी, जिसे आप एसपी कहते हैं, पुलिस अधीक्षक बनाया गया। और इस पुलिस अधीक्षक के नियंत्रण में होते थे, यानी कि नियंत्रण में होते थे ये थाने। ये थाने किसके नियंत्रण में है? तो इस पुलिस अधीक्षक के नियंत्रण में होंगे। इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना कर दी कॉर्नवालिस ने, कि प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक जिले में एक पुलिस अधीक्षक है, उसके अंडर कुछ थाने होंगे अलग अलग क्षेत्रों में, और उन थानों में कौन कार्य करेगा? दरोगा। ठीक है, तो इस प्रकार की पुलिस व्यवस्था, इसे आप क्या कह सकते हैं? पुलिस व्यवस्था। इसलिए कॉर्नवालिस को पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है। पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है। ध्यान रखना कि पुलिस व्यवस्था का जनक भी किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान रखना कि पुलिस व्यवस्था का जनक भी किसको कहा जाता है? कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है पुलिस व्यवस्था का जनक। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? किससे कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग को। ठीक है ना, पुलिस सेवा का जनक किसको कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को। और देखिए, सिविल सेवा का जनक भी कौन है? तो सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है कॉर्नवालिस को।
किसको कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। चाहे आप चाहे आप पुलिस सेवा कह दो, चाहे आप सिविल सेवा कर दो, दोनों का जनक किसे माना जा रहा है? यहाँ पर कॉर्नवालिस को माना जा रहा है। किसको? कॉर्नवालिस को माना जा रहा है। कंप्लीट है। सिविल सेवा का जनक मैंने आपको बताया भी था पहले, एक बार वापस सुन लीजिए आप, कि कलेक्टर जो होता है सिविल सेवा में, जैसे कि कुछ सिविल पद जैसे कलेक्टर वगैरह, उन पद की स्थापना तो उसके समय हो गई थी। किसके समय? वारेन हेस्टिंग के समय। लेकिन सर्वाधिक किसके समय हुआ? दूसरी चीज, कलेक्टर का मुख्य कार्य होता है रेवेन्यू से संबंधित, राजस्व से संबंधित, लेकिन वारेन हेस्टिंग के समय उसे ज्यादा जो कारोबार, यानी कि उसका जो भार था, कार्यभार कुछ ज्यादा ही था। यानी कि दीवानी मामलों पर विवाद का कार्य भी कलेक्टर ही कर रहा था वारेन हेस्टिंग के समय, और राजस्व वसूलने का कार्य भी कलेक्टर कर रहा था। तो उसके कार्यभार को कम कर दिया किसने? कॉर्नवालिस ने। और जो मुख्य कार्य होता है ना उसका, रेवेन्यू से संबंधित, राजस्व वसूलने तय करने से संबंधित, उसमें कौन लेकर आया? कॉर्नवालिस। इसीलिए इसको सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। कंप्लीट है। ये प्रशासनिक सुधार में जरूरत क्या थी इनको? किस लिए इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में, छोटे छोटे क्षेत्रों में थाने बनाए? तो जैसे ये देखिए कि इन क्षेत्रों पर अंग्रेज राज कर रहे हैं, जैसे ये कोई क्षेत्र है जो अंग्रेजों के अधीन है। अब क्या होता है कि ये अंग्रेजों की मुख्य राजधानी है, जैसे मान लीजिए कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला क्षेत्र, और ये कलकत्ता राजधानी। अब अंग्रेजों का मुख्य केंद्र ये है। अब अगर इन छोटे छोटे क्षेत्रों में कहीं विद्रोह हो जाता, लोग, किसान कहीं विद्रोह कर देते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध या कंपनी के विरुद्ध, तो इन विद्रोह को दबाने के लिए जब ये सेना यहाँ से जाएगी तब तक बहुत देर हो जाएगी, पहली चीज। या इन क्षेत्रों में विद्रोह हो जाता है तो इसकी सूचना कैसे कंपनी तक पहुंचेगी, मुख्य क्षेत्र तक? तो इन्होंने क्या किया कि अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे थाने बना दिए, और इन थानों को किसके अंडर कर दिया? एक पुलिस अधीक्षक के अंडर कर दिया, यानी कि एसपी के अधीन कर दिया। अब अगर छोटे क्षेत्रों में क्योंकि छोटे बड़े विद्रोह होते हैं, तो भी ये थाने में जो थानेदार होगा, जो इसके कर्मचारी होंगे या जो भी सैनिक होंगे, वो क्या कर देंगे? इस विद्रोह का दमन कर देंगे। ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्रों में एक नियंत्रित प्रशासनिक व्यवस्था के लिए यह व्यवस्था अपनाई गई। कंप्लीट है। तो ये चीज आप एक बार वापस देख लीजिए, किसने क्या किया प्रशासन में सुधार के लिए। तो सबसे पहले हमने देखा कि प्रशासन में दो मुख्य कार्य होते हैं, एक कानून व्यवस्था को बनाए रखना, एक शांति व्यवस्था को बनाए रखना। इन दोनों का, ये दोनों कार्य पहले कौन कर रहा था? जमींदार कर रहा था। लेकिन कॉर्नवालिस ने क्या किया? जमींदारों से छीन लिए, अपने हाथों में ले लिए, और इसने अलग अलग क्षेत्रों में क्या बनाए? थाने। और थाने में कौन होगा? दरोगा। ये दरोगा किसके अधीन होगा? तो प्रत्येक जिले में एक पुलिस अधीक्षक होगा, इसके नियंत्रण में यह दरोगा रहेगा। कंप्लीट है। ये व्यवस्था अपनाई, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? पुलिस सेवा का जनक, या पुलिस व्यवस्था का, या आप कह सकते हैं कि पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है इसको। ठीक है। और सिविल सेवा का जनक भी इसको, कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। ये दोनों चीजें हमने देख ली। कंप्लीट है। अब कॉर्नवालिस ने एक युद्ध भी किया, उसके बारे में भी देख लेते हैं। यानी युद्ध कॉर्नवालिस ने नहीं किया, लेकिन कॉर्नवालिस के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? कॉर्नवालिस के समय युद्ध हुआ था। देखिए दोस्तों, युद्ध था तृतीय आंग्ल मैसूर का युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हो रहा है? तो 1790 से 92 के बीच ये था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है। किस किस के बीच में हो रहा है? तो एक है टीपू, मैसूर के शासक कौन है? टीपू सुल्तान, और वर्सेज इधर कौन है? अंग्रेज। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध होगा। युद्ध में क्या हुआ? तो इस युद्ध में टीपू हार गया। कौन हार गया? टीपू। टीपू सुल्तान लगभग हार गया, और टीपू ने एक संधि करी थी जिसे हम जानते हैं श्री रंगपट्टम की संधि के नाम से। किस संधि के नाम से जानते हैं? श्री रंगपट्टम की संधि। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी थी कि श्री रंगपट्टम की संधि में क्या हुआ था। तो हमने देखा था कि इस श्री रंगपट्टम की संधि के तहत टीपू सुल्तान ने, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा 1790 से 92 के बीच, पहला हुआ था 1767 से 69, दूसरा 80 से 84, और अब तीसरा हो रहा है इस कॉर्नवालिस के समय हो रहा है 90 से 92। ठीक है। किस किस के बीच में? मैसूर का शासक कौन है? हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान। हमने देखा दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई, उसके बाद में टीपू सुल्तान शासक बन रहा है, और टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हो रहा है। इस युद्ध में कौन आ रहा? टीपू सुल्तान आ रहा, और उसने कौन सी संधि करी? श्री रंगपट्टम की संधि। कब हुई? 1792 में। श्री रंगपट्टम की संधि किस गवर्नर जनरल के समय हुई? कॉर्नवालिस के समय। कंप्लीट है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय हुआ?
कॉर्नवालिस के समय। ठीक है, ये दोनों चीजें, दोनों क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं। अब हमने देखा था श्रीरंगपट्टम की संधि में जो टीपू सुल्तान था उसने मद्रास के, इस एरिया की हमने देखे थे कि उसने मद्रास के कुछ क्षेत्र किसको दे दिए थे, अंग्रेजों को दे दिए थे। फिर हमने देखा था कि वहां पर कर्नल रीड और मुनरो को प्रशासन चलाने के लिए भेजा गया और उन्होंने एक प्रणाली अपनाई थी, रैयतवाड़ी प्रणाली। रैयतवाड़ी प्रणाली, किसानों से सीधा संपर्क, उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। तो इसी श्रीरंगपट्टम की संधि में वो मद्रास के कुछ क्षेत्र मिले थे। कंप्लीट है, ठीक है दोस्तों। आगे की बात करें, और इसने क्या किया, तो आगे की बात करते हैं। देखिए 1793 में ये चला जाता है, 1793 में चला जाता है, वापिस ब्रिटेन चला गया। 1793 तक गवर्नर जनरल रहा, लेकिन एक बार 1805 में फिर गवर्नर जनरल बनकर आया। ध्यान रखना, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया। एक बार वापस आया था 1805 में। 1805 में एक बार वापस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया। कौन, तो कॉर्नवालिस। 1793 में चला गया। और क्या हुआ उस समय, तो आप एक चीज ये कह सकते हो कि बंगाल का 2 बार, कितनी बार, 2 बार जीजी बनने वाला, यानी कि गवर्नर जनरल बनने वाला फर्स्ट व्यक्ति, 2 बार जीजी बनने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो कॉर्नवालिस ही था, जो पहली बार बंगाल का 2 बार गवर्नर जनरल बना। अभी तक हम देख रहे हैं कि सभी एक एक बार कार्यकाल पूरा करके वापस ब्रिटेन जा रहे हैं, लेकिन ये वापस 1805 में बनकर हुआ था। जब 1805 में बनकर क्या आया तो क्या हुआ, तो ये चीज देख लीजिए, यहाँ इंपॉर्टेंट है कि 1805 में जब वापस बनकर आया तो 1805 में गाजीपुर में, कहाँ पर, गाजीपुर यूपी, और गाजीपुर में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो गई। कहाँ पर मृत्यु हुई, तो आप बताएंगे, गाजीपुर में, गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो गई। जब 1805 में आई था और गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो गई, और इसकी समाधि भी कहाँ बनी हुई है, तो समाधि भी गाजीपुर में ही बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है, समाधि भी गाजीपुर में ही बनी हुई है। और ये एकमात्र बंगाल का एकमात्र जीजी है, यानी कि एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत में है, जिसकी समाधि भारत में है। ये एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत में है, और कहाँ पर है, तो गाजीपुर में। कहाँ पे, गाजीपुर में कॉर्नवालिस की क्या है, समाधि। यहीं पर 1805 में उसकी मृत्यु हो गई थी। जब वो वापस आया था तो उसके बाद में मर गया। ठीक है, ये कॉर्नवालिस के बारे में कुछ और जानकारी जो आप ध्यान रखेंगे कि हमने देखा इसके समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा, कब से कब तक, तो 1790 से 92 तक। ठीक है, किस किस के बीच में हो रहा है, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ। टीपू सुल्तान हार गया, कौन सी संधि करी, श्रीरंगपट्टम की संधि। इसमें टीपू सुल्तान ने कुछ क्षेत्र दिए थे अंग्रेजों को, जहां पर उन्होंने रैयतवाड़ी प्रणाली अपनाई थी। फिर बाद में 1793 में चला जाता है, और वापस कब आता है, तो 1805 में फिर गवर्नर जनरल बनकर आया। और बंगाल का 2 बार गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो 2 बार गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति कॉर्नवालिस ही है। ठीक है, फिर हमने देखा कि 1805 में वापस गवर्नर जनरल बनकर आया था, तब गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो गई। कहां पर, गाजीपुर में, और गाजीपुर में इसकी समाधि बनी हुई है, और ये एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत में। कहां पर है, भारत में। कंप्लीट है, ये कुछ चीजें। एक चीज और आप ध्यान रखोगे, इसने एक और बढ़िया काम किया था अपने पहले कार्यकाल के दौरान। इसने 1889 में, कब, 1889 में दासों के व्यापार पर रोक लगाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखना, व्यापार पर रोक लगाई। इसने 1889 में किसके व्यापार पर रोक लगाई थी, दासों के, जो दास का व्यापार होता था बेचने का, खरीदने का, उस दासों के व्यापार पर इसने 1789 में रोक लगाई थी। 1889 आप 1789 कहेंगे, 1789 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान इसने क्या लगाई थी, रोक। कंप्लीट है, ये बात करी हमने कॉर्नवालिस की। कॉर्नवालिस ने जो एक स्थापित ब्रिटिश साम्राज्य था उसमें एक व्यवस्थित, हम कह सकते हैं कि व्यवस्था,
प्रशासनिक, न्यायिक और जो भी बात करें हम भू राजस्व से संबंधित उसको व्यवस्थित करने वाला कार्नवालिस ही था। ठीक है ना। ये कार्नवालिस के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं आगे की। देखिए अब हम बात करेंगे जॉन सोर की। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? जॉन सोर। जॉन सोर कब से कब तक रहेंगे? तो 1793 से 98 तक, 98 तक, 1793 से 98 तक रहेंगे। कौन? जॉन सोर। जॉन सोर के समय क्या क्या कार्य हुए वो देख लेते हैं। जॉन सोर के समय ज्यादा कुछ है नहीं, बस 2 कार्य ही है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या क्या है तो वो देख लीजिए। सबसे पहली चीज आप ध्यान रखेंगे, इसके समय आया था पहला चार्टर एक्ट, यानी कि 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट किसके समय आया? तो 1793 का चार्टर एक्ट इसके समय आया। किसके समय? जॉन सोर के समय। क्या था 1793 के चार्टर एक्ट में? क्या क्या परिवर्तन हुए? तो 3 परिवर्तन देख लीजिए। पहला तो कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, कंपनी का व्यापारिक अधिकार, व्यापारिक एकाधिकार, जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसे 20 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया। हमने देखा कि भारत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही व्यापार करने का अधिकार है, लेकिन ये वो दौर था 1793 की बात करें तो इस समय वो दौर था कि जो ब्रिटेन की अन्य कंपनियां थी, जो ब्रिटेन के अन्य व्यापारी थे, वो ब्रिटिश सरकार से डिमांड करने लगे कि हमें भी भारत में व्यापार करने का अधिकार होना चाहिए। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों व्यापार करेगी, हम भी भारत में व्यापार करेंगे, मुक्त व्यापार की सुविधा हो। मुक्त मतलब फ्री, कोई भी व्यापार कर सकता है, केवल कंपनी नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं। तो ऐसी मांगे उठ रही थी, लेकिन इस बीच कंपनी ने दाव पे चल के एक और चार्टर प्राप्त कर लिया और इस चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, यानी कि अब ये 1813 के चार्टर एक्ट तक बने रहेंगे। ठीक है। पहला चेंज 1793 के चार्टर एक्ट में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार और कितने समय के लिए? 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। दूसरा चेंज, हमने एक संस्था देखी थी जिसकी स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में हुई थी, और वो कौन सी थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, या इसे आप नियंत्रक मंडल भी कहते हैं, नियंत्रक मंडल। ठीक है ना। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल 1784 में इसकी पिट्स इंडिया एक्ट में स्थापना हुई। इसलिए स्थापना हुई कि ब्रिटिश संसद जो है उसने राजनीतिक अधिकार जो थे, सेना से संबंधित, लगान से संबंधित, जो संधियों से संबंधित, वो कंपनी के जो राजनीतिक अधिकार थे उनको अपने अधीन करने के लिए, राजनीतिक अधिकारों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए जो ब्रिटिश संसद थी उसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी थी नियंत्रक मंडल में। यानी कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, अब वो केवल व्यापारिक कार्य कर सकती है अपने हिसाब से, लेकिन राजनीतिक अधिकार कंपनी के किसके नियंत्रण में आ गए थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, नियंत्रक मंडल के। अब इस नियंत्रक मंडल जो 1784 में इसकी स्थापना हुई थी, इसमें क्या चेंज किया? तो पहले क्या था दोस्तों कि पहले जो इसको वेतन दिया जा रहा था, पहले वो वेतन ब्रिटिश संसद के कोष से दिया जाता था, यानी कि ब्रिटेन के कोष से, इंग्लैंड से इनको वेतन मिलता था। लेकिन अब इनको वेतन, इस एक्ट के बाद वेतन भारतीय राजस्व से, जो भारत से रेवेन्यू वसूला जा रहा है, लगान वसूला जा रहा है, उस भारतीय राजस्व से इनको वेतन दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। अब इनको वेतन किससे दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है ना। जो भारत से लगान वसूला जा रहा है उससे अब इस नियंत्रक मंडल के सदस्यों को, कितने सदस्य है तो हमने देखे हैं कि 6 सदस्य है, इन सदस्यों को अब वेतन किससे दिया जाएगा? तो भारत से जो लगान वसूला जा रहा है, भारतीय राजस्व है, उससे वेतन दिया जाएगा। पहले ब्रिटिश संसद के कोष से दिया जाता है। ठीक है, 2 चेंज। तीसरा चेंज क्या हुआ? देखिए हमने पढ़ा था कि जो गवर्नर जनरल होता है, गवर्नर जनरल की एक परिषद थी। क्या थी? परिषद। अब इस गवर्नर जनरल को एक अधिकार दिया गया। क्या अधिकार दिया गया? कि वो अपनी परिषद के एक सदस्य को, परिषद के एक सदस्य को, जिसे वो चाहे, सदस्य को
उप प्रधान बना सकता है। क्या बना सकता है? उप प्रधान। अब एक गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि जो गवर्नर जनरल है वो अपनी आवश्यकता अनुसार अपने परिषद के 3 सदस्य होते हैं परिषद के, पहले 4 थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में 3 कर दी गई उसकी संख्या। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं कि अब इसको अधिकार दिया गया गवर्नर जनरल को कि अपनी परिषद के किसी भी एक सदस्य को क्या बना सकता है? उप प्रधान। अब ये उप प्रधान क्या कार्य करेगा कि जब गवर्नर जनरल की उपस्थिति में, जब गवर्नर जनरल जो होगा अनुपस्थिति में, सॉरी गवर्नर जनरल की अनुपस्थिति में, कि जब कभी गवर्नर जनरल अब्सेंट होता है या कार्यभार नहीं संभाल पाता है, किसी कारण बाहर होता है, तो उसकी अनुपस्थिति में कौन कार्य करेगा? उप प्रधान। यानी वो एक व्यक्ति को उप प्रधान बना सकता है इस परिषद में से जो उसकी अनुपस्थिति में कार्यभार संभालेगा। ठीक है, ये 3 चेंज हुए इस 1793 के चार्टर एक्ट में। 1793 के चार्टर एक्ट में 3 चेंज हुए। पहला, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो था वो 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया। अब 1813 तक कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार है, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी। दूसरा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था नियंत्रक मंडल, उसमें 6 सदस्य थे, उनको वेतन पहले ब्रिटिश संसद के कोष से दिया जा रहा था, अब किससे दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से। तीसरा, जो गवर्नर जनरल की परिषद होती है उसमें से गवर्नर जनरल एक सदस्य को उप प्रधान बना सकता है, जो गवर्नर जनरल जब अनुपस्थित होगा तो उसकी जगह कार्यभार संभालेगा। ठीक है, अब जॉन सॉर के समय 1793 का चार्टर एक्ट है, जिसकी तीनों चीजें हमने इंपॉर्टेंट देख ली। एक और चीज हमें देखनी है कि गवर्नर जनरल के समय, जॉन सॉर के समय क्या कोई युद्ध हुए, क्या कोई संध्या हुई? तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जो जॉन सॉर था उसने देसी रियासतों के खिलाफ, देसी रियासतों के प्रति, जॉन सॉर ने देसी रियासतों के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई? हस्तक्षेप की नीति अपनाई। यानी कि उसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, कोई हस्तक्षेप नहीं किया किसी भी देशी रियासत के प्रति, ये नीति अपनाई। ये था जॉन सॉर। कौन था? जॉन सॉर। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे की। आगे हमें पढ़ना है लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। बस जॉन सॉर के बारे में 2 चीजें थी। अब कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। अब हम देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। लॉर्ड वेलेस्ली, साइक संधियों की नीति अपनाने वाले लॉर्ड वेलेस्ली काफी इंपॉर्टेंट है। 1798 से 1805 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहेंगे लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है वो खुद को बंगाल का शेर कहते थे। क्या कहते थे? बंगाल का शेर। ये जब आए थे मात्र 37 वर्ष के थे और इन्होंने कहा था कि मेरे अंदर बहुत अधिक भूख है, भूख, और मैं इस भारत को अपने नियंत्रण में करना चाहता हूँ, मैं पूरे भारत को लाल करना चाहता हूँ। फ्लैग होता है ना ब्रिटेन का, रेड, ठीक है ना, तो वो कहते हैं मैं पूरे भारत को लाल करना चाहता हूँ, ऐसी बात कही। और खुद को कहा कि मैं बंगाल का शेर हूँ, खुद बंगाल का शेर कहते थे। अब आए ये तब इनके सामने आते ही एक समस्या खड़ी हो गई। क्या समस्या खड़ी हुई वो देखिए। तो देखिए, ये है दक्षिणी भारत का मुख्य क्षेत्र। ठीक है, हुआ क्या कि उस समय इनका जो प्रमुख दुश्मन था ब्रिटेन का, हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन का प्रमुख दुश्मन था, वो था नेपोलियन, फ्रेंच के नेपोलियन उस समय ब्रिटेन के प्रमुख दुश्मन थे। नेपोलियन ने कहा था, जब नेपोलियन जो है ब्रिटेन के साथ युद्ध किए थे नेपोलियन ने, उसमें वो नेपोलियन जीत नहीं पाए थे ब्रिटेन से, इंग्लैंड से नेपोलियन अंग्रेजों से जीत नहीं पाए। तो नेपोलियन ये कहा कि मैं अंग्रेजों से इसलिए नहीं जीत पा रहा हूं क्योंकि अंग्रेजों ने भारत के ऊपर अधिकार कर रखा है और भारत से जो धन जा रहा है उससे ब्रिटेन की जो आर्थिक व्यवस्था है वो काफी मजबूत है। क्या मजबूत है? आर्थिक व्यवस्था। उससे ब्रिटेन की जो आर्थिक व्यवस्था है वो आर्थिक व्यवस्था काफी मजबूत है, इस कारण मैं युद्ध नहीं जीत पा रहा हूं। अब ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था से क्या मतलब, तो हम देख ही रहे हैं कि भारत से इतना अधिक धन जो है ब्रिटेन कहां ले जा रहा है, भारत से ब्रिटेन ले जा रहा है। उस धन से जिस देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी, जिसके पास अधिक धन है, तो सीधी सी बात है उसकी सेना भी मजबूत होगी, वो सेना के ऊपर अधिक खर्च करेगा, तो ब्रिटेन की सेना भी मजबूत है।
तो नेपोलियन ये कारण बता रहे हैं कि अगर ब्रिटेन की सेना मजबूत है तो उसका कारण है कि वो भारत का शोषण कर रहा है, भारत के ऊपर ब्रिटेन का अधिकार है। ठीक है, तो अब नेपोलियन ने योजना बदल दी। अब उसने कहा कि मैं अंग्रेजों का पूर्व में उपनिवेशवाद है, यानी कि हम देखते हैं ना कि यहां रहा ब्रिटेन इस साइड में, उस पूर्व में उसने बहुत सारे देशों पर अपना अधिकार बना रखा था ब्रिटेन ने। ठीक है, तो उसने कहा कि जो पूर्व में ब्रिटेन का साम्राज्यवाद है मैं उसे खत्म करूंगा, पूर्व में आक्रमण करूंगा। और उसने घोषणा कर दी कि अब मैं भारत में आक्रमण करूंगा। कहां करूंगा? भारत में आक्रमण करूंगा। वो भी आक्रमण कहां से होगा? तो आपको पता है कि समुद्री मार्ग से ही होगा, जल मार्ग से होगा, यानी भारत के दक्षिणी भाग पर आक्रमण करेगा कौन? नेपोलियन। अब इस बात से अंग्रेज डर गए। अंग्रेजों का प्रमुख क्षेत्र है बंगाल, ये तो प्रमुख हमेशा से ही रहा। तो अंग्रेज क्या हो गए? डर गए। और उसमें वेलेजली है, गवर्नर जनरल कौन है? वेलेजली। अब वेलेजली के सामने समस्या आ गई कि अब कैसे सुरक्षा की नीति अपनाए। ठीक है, हुआ ये कि नेपोलियन ने आक्रमण भी कर दिया 1798 में मिस्र पर। किस पर आक्रमण कर दिया? मिस्र पर। 1798 में मिस्र पर आक्रमण कर दिया नेपोलियन ने और मिस्र पर अधिकार कर लिया। अब उसका टारगेट था भारत। तो अब अंग्रेजों को ये सामने समस्या है कि वो आक्रमण करेगा तो कैसे करेगा? भारत के दक्षिणी क्षेत्र पर। तो अंग्रेजों के सामने ये समस्या है कि पहले ये जो दक्षिणी, हम नेपोलियन से तब लड़ेंगे जब ये दक्षिणी क्षेत्र तो अपने अधिकार में हो। जब ये दक्षिणी क्षेत्र है ये हमारे साथ होगा तभी तो हम नेपोलियन से लड़ सकते हैं। पहली समस्या ये थी, यानी कि कैसे भी करके इस वेलेजली को पहले तो ये जो दक्षिण के जो भी क्षेत्र है, जो भी रियासत है, इन्हें अपने साथ करना पड़ेगा। चाहे युद्ध करो चाहे संधियां करो, अपने साथ करेगा तभी वो नेपोलियन से लड़ सकता है। अब देखिए प्रमुख क्षेत्र हम देखें तो जैसे कि ये मद्रास वाला क्षेत्र अंग्रेजों के दिन पहले से ही है। ठीक है ना, ये बंगाल वाला क्षेत्र तो वैसे ही है प्रमुख। अब इधर ठहरे मराठे। कौन ठहरे? मराठे। मराठों को थोड़ा छोटा करते हैं। ये इधर ठहरे मराठे और बीच में ठहरा मैसूर। और मराठे और मैसूर अंग्रेजों के प्रमुख दुश्मन है, यानी कि अंग्रेजों के प्रमुख दुश्मन कौन है? मराठे और मैसूर। अब अगर नेपोलियन से सामना करना है तो पहले मराठों को और मैसूर को अपने साथ करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? या तो मराठों को करना पड़ेगा या मैसूर, दोनों को साथ करना पड़ेगा। इसके लिए वेलेजली ने दो नीति अपनाई। ठीक है, एक तो इसने अपनाई युद्ध की नीति कि युद्ध किए, ये तो युद्ध के द्वारा कर सकता। एक इसने सहायक संधि की नीति अपनाई। कौन सी? सहायक संधि की नीति अपनाई। एक तो युद्ध की नीति अपनाई और एक सहायक संधि की। अब युद्ध का और सहायक संधियों का उद्देश्य इनका बाहरी सुरक्षा मजबूत करना, लेकिन सहायक संधि का उद्देश्य केवल बाहरी सुरक्षा को मजबूत करना नहीं है वेलेजली का। वो सहायक संधि से अपनी आंतरिक सुरक्षा को भी मजबूत करना चाहता, अपने प्रमुख क्षेत्रों को भी मजबूत करना चाहता, यानी कि अपनी जो आंतरिक सुरक्षा है, भारत के जो आंतरिक शक्तियां उनसे भी अपनी सुरक्षा मजबूत करना चाहता है। उसने इस नीति में बाहरी सुरक्षा के साथ साथ एक सुरक्षा का घेरा भी बनाया था, जिसे हम पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, घेरे की नीति कहते हैं इस सहायक संधि को। ठीक है ना, लेकिन अभी इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? कैसे भी करके इस बाहरी आक्रमण से क्या करनी? सुरक्षा। इसलिए दोनों क्षेत्र अपने अधिकार में होने चाहिए। दो नीति अपना रहा है, युद्ध की और सहायक संधियों की। पहले हम बात करते हैं युद्ध की। किसकी बात करते हैं? युद्ध की। देखिए एक युद्ध लड़ा इसने, सबसे पहले मैसूर पर आक्रमण किया और मैसूर पर आक्रमण करके युद्ध हो रहा है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, कब हुआ? तो 1799 में। काफी इंपॉर्टेंट युद्ध है, ध्यान रखना। 1799 में हुआ था। किस किस के बीच में? एक तरफ है, सॉरी ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, तीसरा नहीं, आप इसे चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कहेंगे, क्योंकि पहला 67 से 69, दूसरा 80 से 84, तीसरा 90 से 92, अब और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध है। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान और इधर कौन है? अंग्रेज। टीपू सुल्तान और अंग्रेज। युद्ध में क्या हुआ? तो इस युद्ध में टीपू सुल्तान जो है मारे गए। कौन मारे गए? टीपू सुल्तान मारे गए युद्ध में। अब जो ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहे थे, इनका खात्मा किया अंग्रेजों ने और कहानी का अंत कर दिया वेलेजली ने। कि कहते हैं कि इस टीपू सुल्तान की हत्या यानी कि मृत्यु हो गई इस युद्ध में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है ना, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। तो अब समस्या यह है अंग्रेजों के सामने कि नवाब किसे बनाए, मैसूर का शासक किसे बनाए। तो मैसूर का शासक ऐसा होना चाहिए अब इस टीपू सुल्तान की जगह जो अंग्रेजों के नियंत्रण में हो। तो क्या होता है, ये जो मैसूर है ना, यहां पर पहले एक वंश था,
समझ लीजिए थोड़ा कि यहां पर पहले एक वंश था वांडियार वंश। कौन सा वंश था? पहले मैसूर पर वांडियार वंश राज कर रहा था, ठीक है ना। और वांडियार वंश के शासक थे नंजराज। कौन थे? नंजराज। ये वांडियार वंश के शासक थे नंजराज। लेकिन हुआ क्या कि 1760 में हैदर अली ने, किसने? हैदर अली ने इस नंजराज की क्या कर दी? हत्या। इस नंजराज की कर दी हत्या 1760 में हैदर अली ने। और हैदर अली शासक बन गया मैसूर का। तब से यहाँ पर मुस्लिम वंश की सत्ता आ जाती है हैदर अली की। पहले यहाँ पर हिंदू वंश था, वाडियार वंश था, लेकिन 1760 में हैदर अली ने इस नंजराज की हत्या करके खुद शासक बन गया, मुस्लिम सत्ता आ गई, ठीक है। इसके बाद शासक बना टीपू सुल्तान, हमने देखा ही है 1783 में टीपू सुल्तान, 1782 में टीपू सुल्तान शासक बन रहा, ठीक है। अब टीपू सुल्तान भी मारा गया तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने इस वांडियार वंश के एक व्यक्ति को शासक बनाया और वांडियार वंश के एक बालक को शासक बनाया जिसका नाम था कृष्णराज। वापिस वांडियार वंश को लेकर आए इस मैसूर में। कौन लेकर आए? तो अंग्रेज, ठीक है। और वांडियार वंश का शासक कृष्णराज को बनाया गया। यह मात्र 2 वर्ष का एक बालक था, तो 2 वर्ष का बालक क्या शासन थोड़ी कर सकता। तो इसको अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा में, अपने संरक्षण में ले लिया, अपने संरक्षण में ले लिया और इस पर सायक संधि थोप दी। और सायक संधि के तहत, सायक संधि क्या होती है वो हमने पहले भी चर्चा करी है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक प्रभाव पड़ा था, उसमें हमने सायक संधि पर चर्चा करी थी कि इस संधि के तहत अंग्रेज जो है दूसरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, ठीक है, और वहां पर अपनी सेना रखते हैं जिसको सुरक्षा की, जिसका खर्चा भी आगे वाली रियासत ही अपनाएगी। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इस सायक संधि के तहत इन्होंने एक संधि कर ली और इस सायक संधि के तहत इस कृष्णराज को सुरक्षा की या सुरक्षा का एक वादा किया, हम कह सकते हैं, या संरक्षण दिया। इसके तहत अब ये कृष्णराज है या ये जो मैसूर है पूरी तरह से किसके नियंत्रण में आ गया? अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। कंप्लीट है। तो वापिस वाडियार वंश की स्थापना, बीच में हैदर अली ने एक मुस्लिम सत्ता स्थापित कर दी थी इस मैसूर में, वापिस उसको हटाकर वाडियार वंश को लेकर आए अंग्रेज। और एक बालक है जो किसके अधीन है, उसको सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अंग्रेजों की है, तो उसको संरक्षण अंग्रेज दे रहे हैं। तो किसके नियंत्रण में है? अंग्रेजों के नियंत्रण में। और सायक संधि के तहत इसको पूरी तरह से मैसूर को अपने नियंत्रण में ले लिया। यानी कि हम बात करें जिस क्षेत्र की, उसमें मैसूर तो अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। अब किसको नियंत्रण में लेना? मराठों को। इसके लिए लड़ेंगे वो आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे हम। तो दोस्तों आज की जानकारी में हमने जाना कि कॉर्नवालिस ने क्या क्या न्यायिक सुधार में, फौजदारी मामले में क्या किया था, प्रशासनिक सुधार में क्या किया, युद्ध कौन सा लड़ा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देखा था। फिर बाद में हमने देखा जॉन्स और उसके समय 1793 का चार्टर एक्ट आया था, रियासतों के प्रति उसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, ठीक है। फिर हम चर्चा कर रहे थे लॉर्ड वेलेस्ली की। इसके सामने समस्या है कि इसको टिप्पू सुल्तान से सुरक्षा के लिए बाहरी सुरक्षा भी मजबूत करनी है और आंतरिक क्षेत्र को भी मजबूत करना है। इसके लिए 2 नीति अपना रहा, युद्ध और शांति की। युद्ध की नीति अपनाएगी किसके खिलाफ? तो युद्ध की नीति अपनाई मैसूर और मराठों के खिलाफ। तो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टिप्पू सुल्तान मारा गया, वापिस अपने शासक को कह सकते हैं तो वांडियार वंश के एक बालक को कृष्णराज को शासक बनाया और सायक संधि करके उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। यानी मैसूर किसके नियंत्रण में आ गया? अंग्रेजों के। अब कल हम आंग्ल मराठा युद्ध देखेंगे। तो दोस्तों आज की चर्चा में इतना ही। तो आगे की क्लास के लिए, कल तक के सत्संग के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।